Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In previous video, we started chapter number 6 tissues of class 9 science and covered till plant tissue portion, and in this video we will cover rest of the chapter. So let's start with animal tissues. हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो मेजरली ये 4 टाइप्स के होते हैं: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Epithelial tissues further 5 types के होते हैं: squamous epithelial tissues, cuboidal epithelial tissues, columnar, ciliated and glandular. Muscular tissues further 3 types में divide है: striated, unstriated and cardiac muscular tissues. Connective tissues further divide है: areolar tissues, dense regular connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue and fluid tissue. कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं ये फर्दर ऑन डिवाइड करते हैं: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इनटू टेंडन एंड लिगामेंट, skeletal into cartilage and bone. Cartilage further divides into hyaline, fibrous and calcified. Fluid tissue further divides into blood and lymph. Nervous tissue की क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं है. So first let's start with epithelial tissue. Epithelial tissue is, पहली बात तो ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टिश्यू होता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट टिश्यू, और एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट होता है. या तो ये कवरिंग की तरह प्रेजेंट होगा ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, या फिर ये इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग फॉर्म करेगा. इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड और बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है. तो पैक इस वे में पैक होते हैं कि वो एक शीट बना लेते हैं सेल्स की. तो एपिथेलियल टिश्यू या तो वो सिंगल लेयर का भी हो सकता है या फिर मल्टीपल लेयर्स का भी टिश्यू फॉर्म हो सकते हैं. यूजुअली एज आई टोल्ड कि या तो ये एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है लाइक स्किन, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, या फिर जो कैविटीज़ होती है उसको लाइन करते हैं, मतलब कैविटीज़ के जो अंदर का एरिया होता है उसको कवर अप करते हैं. और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो जनरली होते हैं दे रेस्ट ऑन थिन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब ये जो सेल्स की जो शीट होती है उसके बेस पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ नॉन सेल्यूलर. इसके एग्जाम्पल्स हैं स्किन, सरफेस लेयर ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स एट्सेट्रा. तो सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे. स्क्वैमस एपिथेलियम एक सिंपल फर्स्ट थिंग कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. सिंपल स्क्वैमस में तो क्या होता है कि एक सिंगल लेयर है थिन फ्लैट सेल्स की, सिंगल लेयर फॉर्म हो रही है जिसमें जो शीट बनी हुई है ना सेल्स की वो बहुत पतली और फ्लैट है, एंड दे फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग. बहुत सेंसिटिव लाइनिंग ये फॉर्म करते हैं. देन कम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि जो सेल्स है, जो शीट फॉर्म है वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड है. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेयर मीन्स सिंपल स्क्वैमस के जो एग्जाम्पल है वो है कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग करना, एल्वियोलाई की लाइनिंग करना. मल्टी लेयर्ड मीन्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की जो एग्जाम्पल्स है वो है स्किन. तो हमारी जो स्किन होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है. इसके फंक्शंस क्या हैं कि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग पार्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी और जर्म्स. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीशन में, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है. सो दिस इज़ द डायग्राम. ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर जो सेल्स हैं, जो शीट ऑफ सेल्स हैं वो प्रेजेंट है. सो दीज आर द सेल्स. नेक्स्ट कम्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं ना दे आर लाइक द शेप ऑफ द सेल्स इज लाइक अ क्यूब. इसके नॉर्मली ये
सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इन सब में ये हेल्प करता है. इफ़ यू लुक एट इट्स डायग्राम यू विल सी दैट दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये सेल्स बने हैं विच आर लाइक क्यूब. इनकी जो शेप है इट्स लाइक अ क्यूब. देन कम्स कॉलुमनार एपिथेलियम. कॉलुमनार एपिथेलियम में जो सेल्स की जो शेप होती है वो होती है कि सेल्स एक्चुअली इलोंगेटेड होते हैं. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यू कैन सी कि सेल्स की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, मतलब टॉल सेल्स हैं, इलोंगेटेड न्यूक्लियर. अब जो सेल्स की जो लेंथ है, सेल्स की जो शेप है, वो सेल एक इलोंगेटेड है, एक लॉन्ग टॉल सेल है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है ना वो भी इलोंगेटेड होगा. एंड दे अकर्स in the stomach, intestine, gallbladder and helps in the protection, absorption, secretion. And mostly ये absorption में specialized होते हैं. Next comes ciliated epithelium. Ciliated epithelium में क्या होता है, यूजुअली जो क्यूबॉइडल और कॉलुमनार सेल्स होते हैं उन पे सीलिया होते हैं, उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया क्या होता है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं. जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हम कि ये सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम है. कॉलुमनार क्यों, बिकॉज इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स पे ये सीलियाज प्रेजेंट है. दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो ये यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, क्यूबॉइडल सिलिएटेड की अगर बात करो दे आर फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, स्पर्म डक्ट्स. एंड कॉलुमनार सिलिएटेड की बात करो तो they lines the nasal passages, fallopian tubes, etc. इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स एंड स्पर्म. तो इसका जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट में होता है. म्यूकस का मूवमेंट, हमारे नेसल पैसेजेस में म्यूकस का मूवमेंट. फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब्स में जो एग्स जो ट्रैवल करते हैं उनका मूवमेंट. स्पर्म डक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पर्म्स का मूवमेंट. किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करें तो यूरिन का पैसेज, तो इसमें ये हेल्प करता है. तो सिलिएटेड एपिथेलियम का नाम इसलिए दिया गया बिकॉज कॉलुमनार सेल्स हैं या क्यूबॉइडल सेल्स में जब सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं. देन कम्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या दे रखा है कि कॉलुमनार सेल्स मॉडिफाइड टू सिक्रीट. तो इसमें क्या होता है कि जो कॉलुमनार सेल्स हैं वो उनका जो पर्पस है वो है सिक्रीशन, मीन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट है कह लो एक टाइप से. जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस है वो प्रेजेंट है. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये कॉलुमनार सेल्स हैं, वी कैन सी द सेल्स आर वेरी इलोंगेटेड. और एक कॉलुमनार सेल में हम देख सकते हैं कि एक ही स्पेस प्रेजेंट है, राइट. और इस स्पेस में क्या लिखा है, म्यूकस. तो क्या है, देखो इसको नाम क्या दिया गया है, गॉबलेट सेल. मतलब इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उसमें एक सिक्रीटरी सब्सटेंस है, हेयर द सिक्रीटरी सब्सटेंसेस म्यूकस, और वो सिक्रीट होएगा, म्यूकस इन ग्लैंड से सिक्रीट होएगा. तो दे अकर्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड एट्सेट्रा. ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम को नाम इसलिए दिया गया बिकॉज एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल में. इस सेल में एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उन ग्लैंड में एक सिक्रीटरी सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट होएगा. देन कम्स मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells called muscle fibers which may contain one or more nuclei. तो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एक तो इलोंगेटेड होते हैं और उन्हें मसल फाइबर्स कहा जाता है. और उन मसल फाइबर्स में सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है और मल्टीपल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. मीन्स वो यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी. एंड हाउ दिस मूवमेंट हैपन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स. कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं जिससे बॉडी का मूवमेंट होता है.
तो एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, ये सब मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है. सो लेट्स रीड अबाउट फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू विच इज स्ट्रिएटेड मसल. स्ट्रिएटेड मसल, फर्स्ट थिंग इज कि ये स्ट्रिएटेड मसल क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज माइक्रोस्कोप में these muscles show striations. striation का मतलब बैंड्स, लाइट डार्क बैंड्स. तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो स्ट्रिएटेड मसल होगा उसमें हमें स्ट्रिएशंस दिखेगी, हमें बैंड दिखेंगे, ऐसे लाइट डार्क देन अगेन लाइट देन डार्क देन लाइट. तो वो बैंड्स हमें विजिबल होंगे. Therefore it is called as striated muscle. It is also called as skeletal muscle. क्यों? Because these muscular tissues are attached to the bones by tendons and helps in movement of body. तो नॉर्मली मसल्स और बोन्स को जो अटैच करता है वो होते हैं टेंडन्स, जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. तो ये जो स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़ है ना, ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल. वॉलेंट्री बिकॉज ये जो मूवमेंट्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है. मतलब हैंड्स की मूवमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो हम अपनी मर्जी से अपनी हैंड्स को मूव कर रहे हैं या फिर लेग्स को मूव कर रहे हैं. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एक लॉन्ग नैरो cylindrical unbranched multinucleate fibers with non tapering ends. लॉन्ग है, नैरो डायमीटर होता है इनका, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच ब्रांचिंग नहीं होती है, सिंगल होते हैं ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही सेल में हमें मल्टीपल न्यूक्लियस मिलेंगे, काफ़ी न्यूक्लियस मिलेंगे. एंड फाइबर्स विद द नॉन टेपरिंग एंड्स. नॉन टेपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड्स नहीं होते. हम देख सकते हैं कि ये जो एंड्स हैं दे आर नॉट पॉइंटेड, तो पॉइंटेड एंड्स नहीं होते, मीन्स नॉन टेपर्ड एंड्स होते हैं. दे अकर्स इन द बॉडी वॉल एंड लिम्स, ऑल्सो इन द टंग, pharynx and beginning of the esophagus. Then comes unstriated muscle. Unstriated muscle क्यों? Because उसमें striations नहीं होती. They don't show any striations. मतलब light और dark bands present ही नहीं है. They are also called as smooth muscles और involuntary muscles. Smooth muscles इसलिए because striations नहीं है. They are just smooth muscles. Involuntary because ये हमारी will पे work नहीं करते हैं. हम जब चाहें इन्हें मूव नहीं कर सकते हैं. इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दे आर लॉन्ग, वी कैन सी दैट दे आर लॉन्ग विद नैरो डायमीटर, स्पिंडल शेप्ड, वी कैन सी कि ये स्पिंडल शेप्ड है, विद टेपर्ड एंड्स. टेपर्ड मतलब वी कैन सी दैट दे आर पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लाइक स्ट्रिएटेड मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस थे बट इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है. दे यूजुअली अकर्स इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ईयर्स ऑफ द आई. तो ये इन सब का मूवमेंट हमारे बस में थोड़ी होता है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. देन कम्स कार्डियक मसल. कार्डियक मसल को हम हार्ट मसल कहते हैं. कार्डियक इज द टर्म फॉर द हार्ट. तो कार्डियक मसल्स आर एक्चुअली द हार्ट मसल्स एंड दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल बिकॉज ये हमारे कहने पे चलता रुकता नहीं है. हार्ट तो अपना आप चलता है. तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, दीज आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट. एक तो ये सिलेंड्रिकल है और ब्रांचिंग भी हम देख सकते हैं, देयर इज ब्रांचिंग. एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएट मतलब जो एक सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. जब हम पता है कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, कॉन्टीन्यूसली ब्लड को पंप करता है. तो ये एक इनवॉलेंट्री मसल है. नाउ द नेक्स्ट इज
कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू। लेट्स स्टडी इट्स फर्स्ट टाइप। एरियोलर टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, बिकॉज एरियोलर टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड फाइबर्स होते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो एरियोलर टिश्यू में उसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब जो सब्सटेंस, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, और उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिन प्रेजेंट होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फाइबर्स कि जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू में वो टू टाइप्स के होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर्स। वाइट कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और एक्चुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वाइट कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस हैं कि फर्स्ट इज दैट इट बाइंड स्किन विद द मसल्स, it attach blood vessels and nerves with the surrounding tissue, it fills space inside the organ, protect the internal organ and repair the tissues and present in the bone marrow. So first is कि वो skin और muscles को एक दूसरे से bind करते हैं। second, ये blood vessels और nerves को भी उनके surrounding में जो tissues present होती है उससे bind करते हैं। थर्ड, कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स के इन बिटवीन जो स्पेस होता है उसको फिल करते हैं और वहाँ पे एक कुशन की तरह एक्ट करते हैं, और कुशन की तरह एक्ट करने के कारण ये उन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनमें उनका रिपेयर भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो में भी ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो में जो हेमाटोपोइटिक और एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो इनको सपोर्ट भी करते हैं। एरियोलर टिश्यूज़ ये हेमाटोपोइटिक या एडिपोज टिश्यू को सपोर्ट करते हैं और उनकी रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। एंड दैट्स हाउ दिस सपोर्ट एरियोलर टिश्यू सपोर्ट्स अदर टिश्यूज़ एज वेल। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाले इलास्टिन फाइबर्स हैं, ये जो थोड़े से थिक हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये सारा ये जो पार्ट है, दिस इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, और वी कैन से कि ये मैट्रिक्स है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन है। नाउ कम्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को डेंस क्यों कहा गया है? बिकॉज इसमें डेंसली पैक्ड फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसके टाइप्स है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फर्स्ट इज टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। एक तो ये मसल और बोन को अटैच करते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मसल है, ये बोन है, तो मसल और बोन को ये टेंडन्स कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत टफ होते हैं, मतलब बहुत दे हैव स्ट्रेंथ, बिकॉज एक तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है मसल्स। अब फॉर एग्जांपल लिगामेंट्स में क्या होता है? लिगामेंट्स में बोन टू बोन लिगामेंट कनेक्ट करता है। ये बोन है एक, ये बोन है एक, राइट? तो ये दो बोन्स को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। अब हमारी जो बोन्स होती है, हम अपना हैंड्स इजीली मूव कर पाते हैं, राइट? बिकॉज वो एक लिगामेंट एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट ये केस हमें टेंडन्स में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ इनइलास्टिक बंडल ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स। बिकॉज जो वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं नेचर में। लिगामेंट्स बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। और येलो इलास्टिक फाइबर्स एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर इज अ थिंग दैट वाइट फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि लिगामेंट्स में वाइट फाइबर्स नहीं होते, बट येलो इलास्टिक फाइबर्स मेजरली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं।
एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरिंग का ऑप्शन होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स है, वे टॉकिंग अबाउट ग्राउंड सब्सटेंस, ये है, ये वाला, ये सारा वाइट वाइट, दिस इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, ये मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें फैट सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। बट यहाँ मेन चीज़ देखने के लिए क्या है कि यहाँ पे फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। एडिपो मीन्स फैट एंड साइट्स मीन्स सेल, तो ये फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन फैट सेल में ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। हर एक सेल में एक फैट ग्लोब्यूल होता है। दिस इज इस सेल में ये ग्लोब्यूल है। हर सेल में, इन ईच सेल अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट। और वो जो फैट ग्लोब्यूल है, यही फैट को स्टोर करता है और बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इट स्टोर्स द फैट एंड इंसुलेट्स द बॉडी। नॉर्मली ये एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे वाले पोर्शन में मिलते हैं और इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो दे आर फाउंड। तो ये बॉडी को हीट लॉस से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के हैं एग्जाम्पल्स कार्टिलेज, बोन्स। कार्टिलेज की अगर हम पहले बात करें तो कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू होता है और उसका जो मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, वो प्रोटीन्स और शुगर्स का बना हुआ होता है। कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं एक तो बहुत वाइडली प्लेस्ड होते हैं, जैसे इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो सेल्स होती है, ये तो देखो, ये है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम मीन्स आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की, ये वाली, ये दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम। और ये पूरे हैं, ये है सेल्स। तो ये बहुत एक दूसरे से बहुत वाइडली प्लेस होते हैं, ओके। Also, cartilage smoothens the bone surface at joints. It is also compressible, provides the flexibility and present in ear, nose, trachea and lungs. For example, अगर हम नोज़ की टिप देखें तो नोज़ की टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अगर हम अपनी नोज़ की टिप दबाएंगे तो वो फ्लेक्सिबल होती है, इजीली कंप्रेस हो जाती है। तो वही चीज़ की बात हो रही है। So this is the diagram of the cartilage. Next is bones. बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। बोन्स इजीली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। ना बोन सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो बोन्स के मैट्रिक्स में, बोन्स का एक तो मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। उसके अंदर बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज ओस्टियोब्लास्ट्स। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, सो दिस इज़ द हैवर्शियन सिस्टम। ये पूरा एक हैवर्शियन सिस्टम है और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये हम देख सकते हैं, ये है हैवर्शियन कैनाल। इनमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में अगर हम देखें, दिस इज हैवर्शियन कैनाल। ये पूरा हैवर्शियन सिस्टम है और हम ये देख सकते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट है, मतलब ये बोन सेल्स हैं जो हैवर्शियन कैनाल के सराउंडिंग में कंसेंट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम जूम्ड स्ट्रक्चर देखें ओस्टियोब्लास्ट का, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इज कैनलिक्यूलाई, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस complete is a bone cell, okay। यूजुअली बोन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बॉडी को, मसल्स को भी अपनी पोजीशन पे रखती है एंड सपोर्ट्स मैनी मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये 3 फंक्शंस है बोन्स के। एंड द लास्ट इज फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ब्लड। सो ब्लड के पास एक मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स, एक लिक्विड मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा में RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ऐसे सस्पेंडेड प्रेजेंट होते हैं उस प्लाज्मा में। यूजुअली प्लाज्मा 90% वाटर
और 10% ये जो बाकी मिक्सचर होता है प्रोटीन्स का, सॉल्ट्स का, हार्मोन्स का एट्सेट्रा, जो भी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है वो सिर्फ 10% होता है. रेस्ट ऑफ द 90% इज वाटर कवर्ड. इसका फंक्शन है दैट इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स लाइक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एज वी सॉ कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का जनरली फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर एक्चुअली द बॉडीज डिफेंस सिस्टम. ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, डिजीजेज या फिर कोई अनवांटेड फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आ गया तो उससे फाइट करते हैं. प्लेटलेट्स का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में वो हेल्प करते हैं. एंड द अनदर इज आई हैव पुट दिस इन द लास्ट. नेक्स्ट होता है हमारा लिम्फ. तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड टिश्यू है. ये भी एक फ्लूइड टिश्यू ही है एंड इट इज़ कलरलेस. इट ब्लड की तरह अगर हम बात करें तो जैसे ब्लड में आरबीसीज या प्लेटलेट्स होती है, लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती, या फिर कुछ और ब्लड प्रोटीन्स भी होते हैं वो लिम्फ में नहीं होते. लेकिन लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और डब्ल्यूबीसीज होते हैं मतलब लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, राइट. तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है लिम्फ. इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज और एनी foreign molecule invading the body. It has one more role that it carries the glucose, oxygen or different other molecule as well from tissues to bloodstream and vice versa. मतलब वो टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम तक और ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज़ तक ये मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ नॉट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर से नहीं वो ट्रैवल कर रहा है, ये टिश्यू से ब्लड तक, ब्लड से टिश्यू तक एक्सचेंज करवा देते हैं मटेरियल को. एंड अवर लास्ट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नर्व सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं. न्यूरॉन्स आर एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी. इट्स लेंथ इज अप्रॉक्स अप टू 1 मीटर. ये नर्वस टिश्यू ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. अगर हम इस नर्व सेल की बात करें तो इसके एक्चुअली ये थ्री स्ट्रक्चर से एक्चुअली बना होता है. फर्स्ट इज साइटॉन, सेकंड इज डेंड्रॉन एंड देन एक्सॉन. फर्स्ट है सेल बॉडी और साइटॉन, एक ही बात है. तो सेल बॉडी में क्या होता है कि देयर इज़ अ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट और उसके बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. ऑल्सो इसके सराउंडिंग में लाइक द निसल्स ग्रेन्यूल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. निसल ग्रेन्यूल एक्चुअली क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ग्रुप होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज डेंड्रॉन्स. डेंड्रॉन्स क्या होते हैं? शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होती, कुछ हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. देखो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म है, ओके. ये सेंट्रल न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है. और ये निसल ग्रेन्यूल्स हैं. अब सेल बॉडी से ही हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्शंस अराइज हो रही है, राइट. तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसे डेंड्रॉन्स कहते हैं, जो कि सेल बॉडी से अराइज होता है. और ये डेंड्रॉन्स फर्दर ऑन ब्रांच्ड हो जाते हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है. ये वाला पार्ट डेंड्रॉन है और ये वाला पार्ट, ये बाकी जो पूरा पार्ट है, दिस इज डेंड्राइट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सॉन. एक्सॉन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है विद ब्रांचिंग एट द एंड्स. ये पूरा पार्ट एक्सॉन है, ठीक है. ये लॉन्ग है और नैरो है, हम देख सकते हैं ये लॉन्ग है, ये नैरो है, और एंड में जाके टर्मिनल एंड्स पे ये ब्रांचिंग फॉर्म कर रहा है, राइट. और ये ब्रांचिंग के एंड्स पे इसके जो एंड्स हैं वो स्वॉलन है. इसके एंड्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है. इसमें भी हमने यही देखा है,
long cylindrical part with branching at the end. Also, the branched ends are swollen and called as synaptic knobs. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जैसे एक नर्व सेल ख़त्म होती है दूसरी नर्व सेल स्टार्ट हो जाती है. जैसे ये यहाँ पे एक नर्व सेल ख़त्म हो गई और यहाँ से देखो ये दूसरी वाली स्टार्ट हो गई है. दीज आर द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट सेल. ठीक है, अब इस जो फर्स्ट नर्व है उसकी एंडिंग और जो सेकेंड नर्व सेल है उसकी स्टार्टिंग के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है. उस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स. तो जैसे जो अब नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस, मतलब नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, राइट. तो एक्चुअली क्या होता है कि बाहर से या फिर अंदर से, बॉडी के अंदर से या फिर बाहर एनवायरनमेंट से एक स्टिमुलस मिलता है. ठीक है, जो कि ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में थ्रू द नर्व सेल. तो सबसे पहले वो डेंड्राइट्स के पास जाता है. ठीक है, यहाँ से दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, डेंड्राइट्स के पास जाता है. डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में जाएगा. सेल बॉडी से ये अलोंग द एक्सोन ये ट्रैवल करेगा और एंड विल रीच द साइनेप्टिक नोब्स. ठीक है, फिर साइनेप्टिक नोब्स से अगले नर्व सेल के डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा. वो यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म वर्क करता है जिसके थ्रू जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो साइनेप्स में ट्रैवल करेंगे और नेक्स्ट डेंड्राइट पे पहुँच जाएंगे और ऐसे ही चैन कंटिन्यू होती है और नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते हैं. सो दे रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी and transmit it rapidly from one neuron to the another neuron. ठीक है, और पता है ये सारे जो टिश्यूज़ हैं वो ऑल टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में ये वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल एज एन एग्जांपल मैंने ये दे रखा है कि मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दे टुगेदरली allow rapid movement of the body in response to stimulus. नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एक साथ एक्ट, लाइक नर्वस टिश्यू से स्टिमुलस जब आएगा, नर्व इम्पल्सेस जब ट्रैवल करेगी तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा मस्कुलर टिश्यू भी एक्ट करेगा, मसल्स मूवमेंट शो करेगी, बॉडी मूवमेंट शो करेगी. तो इस जितनी भी टिश्यूज़ है ये ऑल टुगेदर वर्क करती है इन कंबाइंड मैनर. एंड हेयर आवर चैप्टर नंबर 6 ends. So if you have any doubt related to this chapter or any question related to this chapter, please drop them in the comment section below. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.